आज हमने जो है इसके अंदर लाइन शेप फंक्शन इसको डिस्कस करना है। ठीक है, ये लाइन शेप फंक्शन जो है दैट इज आल्सो रिलेटेड टू लेजिंग। कल हमने जो है वो एंड किया था मेरा ख्याल है कंडीशन फॉर लाइट एम्पलीफिकेशन के ऊपर। ठीक है, तो लाइन शेप फंक्शन जो है, पहली बात ये है कि आप ये अगर अज्यूम करें कि जो एमिशन ऑफ लाइट है एटम्स के अंदर किसी स्पेसिमन के अंदर वो मोनोक्रोमेटिक होता है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब ये है कि वो जो लाइट का एमिशन हो रहा है वो सिंगल फ्रिक्वेंसी और उसकी सिंगल वेवलेंथ जो है वो होती है। ठीक है, अब अगर वो मोनोक्रोमेटिक होंगे तो इसका मतलब है कि दे विल आल्सो फेज कोहेरेंस, उनके दरमियान में फेज कोहेरेंस भी होगी। क्यों? क्योंकि एक ही फ्रिक्वेंसी और एक ही वेवलेंथ के हैं, तो वो जितने फोटॉन निकल रहे होंगे वो आपस में इन फेज भी होंगे। क्योंकि लेज़र के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो एमिट हो रही हो। तो अगर हम ये देखें कि जो हमारे पास ये लाइट एमिट होती है इसके अंदर जिसकी फ्रिक्वेंसी जो है वी हैव assumed, अगर हम ये अज्यूम करें दैट द emission ऑफ लाइट, के जो लाइट का emission है बाय ऑल एटम्स in the specimen, या जो भी है स्पेसिमेन मतलब कि आपका जो एक्टिव मीडियम है इज मोनोक्रोमेटिक। तो वो क्या है, वो मोनोक्रोमेटिक है और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है एंड द फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय, अब फ्रीक्वेंसी का पता है कि आपको फार्मूला होता है कि म्यू E2 माइनस E1 ओवर H। ठीक है, इसको आप म्यू नॉट का नाम दे लें। ये मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आ गई। ये फार्मूला आपने पहले भी बार बार जो है इसको स्टडी किया हुआ है इस फार्मूले को। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि जो लाइट हमारे पास एमिट होती है किसी एटम में से, वो इन रियलिटी एक ब्रस्ट ऑफ डिकेइंग एक्सपोनेंशियल होता है। ठीक है, ब्रस्ट यानी कि जब लाइट एमिट होती है एकदम निकलती है सारी, तो अब ये कंडीशन जो है ये वाली, ये तो आइडियलिज्म है, आइडियल कंडीशन है। ठीक है, कि सारे जो हैं उस स्पेसिमेन के अंदर वो कौन सी लाइट एमिट कर रहे हो, मोनोक्रोमेटिक। तो ऐसा होता तो नहीं है कि इवन के लेज़र भी हो, तो लेज़र के अंदर भी जो आपके पास लाइट एमिट होती है वो सारी की सारी मोनोक्रोमेटिक नहीं होती है। उसके अंदर भी कुछ ऐसे होते हैं कि जो दूसरे वेव्स के साथ या दूसरे फोटॉन्स के साथ इन फेज नहीं होते। क्या होते हैं वो? आउट ऑफ फेज होते हैं। ठीक है, लेकिन उनके अंदर जो एटम्स जो हैं उनमें से जो लाइट निकल रही है अगर वो आउट ऑफ फेज है तो उनकी मिकदार कम होती है। अब आप देखें ना, ये लाइट जो यहाँ से आ रही है, ट्यूबलाइट नहीं चलती, इसको ऑन करो, ये लाइट जो यहाँ से आ रही है आप देख रहे हैं ये वाली। ठीक है, अब ये लाइट जो है ये तो पूरी फैल रही है ना, स्कैटर हो रही है ये वाली। ठीक है, ये अब क्या है कि इसमें सारे के सारी जो हैं वो
मोनोक्रोमेटिक नहीं है, और मानो यानी कि सबकी सिंगल फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ नहीं, मोनोक्रोमेटिक नहीं है, ये फैल रहा है, स्कैटर हो रहा है पूरे रूम के अंदर। लेकिन लेजर के अंदर जो है वो कुछ ज्यादा, आप कह लें कि 80 से 90% जो है वो क्या होते हैं, वो मोनोक्रोमेटिक होते हैं, यानी कि वो इन फेज। जब मोनोक्रोमेटिक होंगे तो वो इन फेज जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दिस इज द आइडियल सिचुएशन, ये एक आइडियल सिचुएशन है। इवन कि ये लेजर के लिए भी आइडियल सिचुएशन है कि सारी रेडिएशन जो निकल रही है वो क्या हो, वो मोनोक्रोमेटिक हो। तो जो लाइट एमिट होती है बाय एटम्स, द लाइट emitted by atoms is in reality a burst of decaying exponential as shown in figure 1, जैसा कि फिगर 1 में शो किया गया। तो अब मैं यहाँ पर ये फिगर 1 जो है इसको ड्रा करता हूँ। आप देखें कि ये अब यहां पर आप देखें कि ये क्या कर रहा है, ये डिके होना, इधर से देखें ये डिके होना शुरू हो गया। पहले एम्पलीट्यूड ज़्यादा था, फिर आहिस्ता 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 एम्पलीट्यूड जो है वो कम होना शुरू हो गया। अब ये क्या, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, फिगर 1 है, ये एक डिकेइंग एम्पलीट्यूड है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्योंकि आपको पता है कि लाइट जो होती है इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर मुश्तमिल जो है होती है। तो ये फिगर 1 हमारे पास क्या है, फिगर 1 जो है ये अ डिकेइंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑफ लाइट ब्रस्ट, जो लाइट का ब्रस्ट है उसका। अब जो एक्चुअल फ्रिक्वेंसी है लाइट की वो सेंटर्ड करती है इस म्यू नॉट के अबाउट। ठीक है, ये म्यू नॉट किसकी फ्रिक्वेंसी है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो यानी कि इसके अबाउट सेंटर्ड होने का मतलब ये है कि वेव्स जो हैं वो ज़्यादा इसकी तरफ आती हैं, यानी कि सेंटर्ड इसकी तरफ मतलब ज़्यादा मोनोक्रोमेटिक होंगी लेज़र के अंदर, और बाकी जो हैं वो जो सेंटर से अवे होंगी वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होंगी। तो सेंटर होता है ना किसी चीज़ के, सेंटर के वो हर चीज़ फिर सेंटर की तरफ जाती है। जैसे मुसलमानों का खाना काबा है, तो खाना काबा की तरफ सारे लोग हज करने के लिए जाते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज द सेंटर ऑफ मुस्लिम्स। इसी तरह ये वेव्स भी जो हैं लेज़र के अंदर इस फ्रीक्वेंसी जो कि मोनोक्रोमेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी है उसकी तरफ सेंटर्ड होने की कोशिश करते हैं, सेंटर होते हैं उसके तरफ, उसकी तरफ जो है वो वेव्स ज़्यादा जाती हैं ताकि आपके पास जो है वो इन फेज वेव्स जो हैं वो आपको हासिल हो सकें। तो जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, तो जो असल में फ्रीक्वेंसी आपके पास लाइट की, ऑल्दो सेंटर्ड, ये सेंटर्ड होती है एट म्यू नॉट।
और ये फिर स्प्रेड करती हैज़ ए स्प्रेड ओवर ए सर्टन रेंज डेल्टा न्यू as shown in figure 2. औरंगजेब को देखो पीछे, प्रिंसिपल साहब आए हुए हैं। ठीक है जी, तो आप जो है हम अब इस पे ये ग्राफ प्लॉट करेंगे। मैंने कहा कि डेल्टा न्यू रेंजेस हैं, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, उनकी रेंज है, लेकिन ज़्यादातर किस तरफ है? न्यू नॉट की तरफ है। ठीक है, तो ये हम बनाएंगे। इसमें ग्राफ जो है इस तरफ ले लें आप इंटेंसिटी, ठीक है, और इस तरफ ले लें आप रजिस्टर सर। पहले लाया करो, जेड़े नहीं ना आते हैं उन्होंने फारग करो। अच्छा, तो इस तरफ इंटेंसिटी हो जाएगी और इस तरफ जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये हमारे पास यूं जो है वो ग्राफ है। ठीक है, इसका अब आपका ये स्प्रेड आ रहा है, ये वाला। ठीक है, ये आपके पास क्या आ रहा है? स्प्रेड आ रहा है। इसको इसके साथ मिला दें, यानी कि ये वाली जो चीज़ आ रही है इधर, ये डेल्टा न्यू है। ठीक है, जो स्प्रेड जो है वो आ रहा है। तो इस तरफ ये 1/2 इसकी इंटेंसिटी, और इस तरफ भी ये 1/2 इसकी, और ये जो मिडल है ये वो फ्रिक्वेंसी है जो कि न्यू नॉट है, यानी कि जो मोनोक्रोमेटिक की फ्रिक्वेंसी है। तो ये पूरा एक स्प्रेड है फ्रिक्वेंसीज का, लेकिन ये सारी फ्रिक्वेंसीज इंक्लाइन किस तरफ होंगी? सेंटर की तरफ होंगी। ठीक है, तो जो एक्चुअल फ्रिक्वेंसी है आपके पास लाइट की, वो अब हमें समझ आ गई यहाँ पे कि वो सेंटर कर किया है किसकी तरफ? जो आपका ये स्प्रेड है डेल्टा न्यू, इसकी तरफ जो है। तो अब जो हमारे पास फोरियर एनालिसिस है डिकेइंग लाइट का, अब वो मैं यहाँ पर फोरियर एनालिसिस करूँगा तो नहीं, लेकिन डायरेक्ट वो लिख दूंगा उसका फार्मूला जो है। तो फोरियर एनालिसिस जो है ऑफ द डिकेइंग light shows that delta nu tau of SP
इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहां पर डेल्टा न्यू जो है ये बेसिकली क्या कहलाती है, इट इज नोन एज लाइन विड्थ। इट इज नोन एज लाइन विड्थ। ये आपके पास लाइन विड्थ है, यानी कि इसकी विड्थ है, ये इस कर्व की चौड़ाई कि कितना स्प्रेड आ रहा है उसको डिस्क्राइब कर रही है। और ये बेसिकली क्या डिफाइन कर रही है, ये जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है एंड इज डिफाइंड एज द frequency difference corresponding to the intensity वन ओवर 2i। ठीक है, ये डेल्टा न्यू इसमें स्प्रेड हो रहा है और इधर इस स्प्रेड में इंटेंसिटी मैक्सिमम नहीं है। इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ होगी, इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पर इस मैक्सिमम की क्या होगी, हाफ होगी, जो ये स्प्रेड आ रहा है इसके अंदर। यानी वहाँ पर क्यों मैक्सिमम होगी, क्योंकि उस पर आपके पास ज़्यादा जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं या जो रेडिएशन हैं वो क्या होंगी, वो इन फेज होंगी या मोनोक्रोमेटिक जो है वो होगी। ठीक है, अच्छा ये फिगर जो हमने बनाई है, ये फिगर 2 जो है इसका लेबल जो है ये क्या है, ये लाइन शेप फंक्शन को डिस्क्राइब कर रही है, लाइन शेप फंक्शन। अब जो एटम्स होते हैं वो ना सिर्फ लाइट को ऑब्जर्व करते हैं जो कि सिंगल फ्रिक्वेंसी की होती है, लेकिन वो बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज को ऑब्जर्व करते हैं। यानी कि ये मतलब नहीं है कि एटम जो है वो सिर्फ एक ही फ्रिक्वेंसी को, लाइट की अब जारी बात है जो उसके ऊपर फ्रिक्वेंसीज इंसिडेंट हो रही हैं। ठीक है, लाइट की फ्रिक्वेंसीज जो उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही हैं वो कोई एक फ्रिक्वेंसी नहीं है। ठीक है, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज और वेवलेंथ्स की लाइट है। तो अब एटम्स जो हैं वो ये तो नहीं है कि चूजी होते हैं कि हमने एक ही फ्रिक्वेंसी को ऑब्जर्व करना है, वो तो जो उसके ऊपर गिर रही होती हैं फ्रिक्वेंसीज उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं। और ना ही एटम्स इतने चूजी होते हैं कि आगे से जो उन्होंने फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्व की है वही वाली सारी फ्रिक्वेंसीज वो अमिट भी करेंगे। अब वो फ्रिक्वेंसीज जो ऑब्जर्व की हैं वो डिपेंड करती हैं कौन सी निकलेंगी, जो उनके दरमियान दो लेवल्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है, उसका जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था कि आप इसमें से किस फ्रिक्वेंसी की लाइट या किस एनर्जी की लाइट जो है वो अमिट करेगी। तो एटम्स जो होते हैं वो हर किस्म की लाइट, जो सी भी लाइट आ रही हो उसको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि द एटम्स can absorb light not just of single frequency। ठीक है, जो सिंगल फ्रिक्वेंसी है सिर्फ उसकी लाइट को ऑब्जर्व नहीं करते,
but a band of frequencies, लेकिन एक पूरा बैंड जो है फ्रीक्वेंसीज का उनको ऑब्जर्व करते हैं। तो इसका मतलब है कि एटम्स जो है वो इंटरेक्ट करते हैं लाइट के साथ ओवर ए रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज, मतलब मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज के ऊपर। ये बेसिकली क्या है, इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन है विद मैटर। लाइट आ रही है ना किसी मैटर के साथ, आपका क्या लेजिंग के अंदर एक्टिव मीडियम है, वो एक मैटर है। तो ये लाइट मैटर इंट्रैक्शन है, और ये जो लाइट मैटर इंट्रैक्शन है ये सिर्फ एक फ्रिक्वेंसी के ऊपर नहीं हो रही, ये लाइट की डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के ऊपर अकर कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इट implies that atoms interact, एटम्स जो है वो इंटरेक्ट करते हैं विद लाइट ओवर द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, एक पूरी रेंज जो है फ्रीक्वेंसीज की उसके ऊपर। तो अब अगर हम प्लॉट करें इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन और फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी के दरमियान, तो हमारे पास जो है वो एक कर्व आएगा, जैसा कि आपने ये फिगर 2 के अंदर इसको शो किया। ठीक है, ये आपने किसके दरमियान किया, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के दरमियान में ग्राफ जो है उसको प्लॉट किया। और ये ग्राफ जो है ये बेसिकली लाइन शेप फंक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। पूरा एक बैंड जो है फ्रीक्वेंसीज का उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो अब यहाँ पर ये जो शेप ऑफ फंक्शन है, ये लाइन शेप फंक्शन, यानी कि इंटेंसिटी और इसको जब आपने प्लॉट किया तो ये एक लाइन शेप फंक्शन जो है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो अगर हम इफ वी प्लॉट, हम प्लॉट करें द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के फंक्शन के तौर पर वी ऑब्टेन्ड द बेल shaped curve as shown in figure 2। देखा ना, ये बेल शेप एक कर्व आ रहा है जिसको हमने फिगर 2 के अंदर शो जो है वो किया हुआ। तो ये जो शेप है कर्व्स की, द शेप of curves is described by the line shape function। तो ये जो शेप है इसकी, इसको आप डिस्क्राइब करते हैं किसकी मदद से, लाइन शेप फंक्शन, जिसको हम कहते हैं जी ऑफ न्यू। तो द जी ऑफ न्यू इज यूजुअली नॉर्मलाइज्ड, यानी कि ये एक नॉर्मलाइज्ड फंक्शन जो है वो होता है अकॉर्डिंग टू
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जी ऑफ न्यू डी न्यू इज इक्वल टू 1। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो अब आप यहाँ पर इससे ये देख सकते हैं कि बेसिकली ये इक्वेशन जो है ये एक प्रोबेबिलिटी को डिस्क्राइब कर रही है। ये नॉर्मलाइज्ड है ना, तो ये प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास जी न्यू डी वी है, ये जी न्यू डी न्यू, ये वाली जो चीज़ है, ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है किसी गिवन ट्रांजिशन के लिए जो कि दो लेवल्स E1 और E2 के दरमियान में प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि ट्रांजिशन होगी या नहीं होगी, किस फ्रिक्वेंसी के ऊपर ट्रांजिशन होगी, किस फ्रिक्वेंसी के ऊपर ट्रांजिशन नहीं होगी। कुछ ऐसी ये पूरा बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज हैं जिनको एटम ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। एक पूरा बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज है जिनको एटम ऑब्जर्व कर रहा है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा बैंड जो ऑब्जर्व कर रहा है वो सारे के सारे फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो क्या करें, वो ट्रांजिशन में इन्वॉल्व हो जाए। तो उसमें प्रोबेबिलिटी होगी कि कुछ जो है वो इन्वॉल्व होगी और कुछ इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जी न्यू डी न्यू जो है इज ए प्रोबेबिलिटी, ये एक प्रोबेबिलिटी है दैट अ गिवन ट्रांजिशन, कि जो गिवन ट्रांजिशन है बिटवीन एनर्जी लेवल्स E1 एंड E2, ये जो ट्रांजिशन है दो एनर्जी लेवल्स E1 और E2 में विल रिजल्ट इन द एमिशन ऑफ फोटॉन, विल रिजल्ट in emission or absorption of photon, के एमिट होंगे या अब्जॉर्ब होंगे। whose frequency lies between mu and mu plus डेल्टा म्यू, और जिसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो म्यू और डेल्टा म्यू के दरमियान में लाई करती है। तो ये फंक्शन आपको ये बता रहा है कि ट्रांजिशन के नतीजे में क्या एमिशन या अब्जॉर्प्शन होगी या नहीं होगी। यह ज़रूरी नहीं है कि पहली बात तो यह है कि ट्रांजिशन हो जाए, ये भी ज़रूरी नहीं है। अगर सपोज करें कि ट्रांजिशन हो गई है तो क्या वो ट्रांजिशन जो है उसमें जो लाइट प्रोड्यूस हुई है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है उसको फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। अगर तो उसको फॉलो कर रही होगी तो फिर उसमें से वही रेडिएशन निकलेगी जो इन दो लेवल के डिफरेंस के बराबर होगा, तो तब तो ट्रांजिशन अकर कर जाएगी। लेकिन अगर वो एनर्जी डिफरेंस नहीं होगा तो फिर ट्रांजिशन के नतीजे में, ट्रांजिशन तो अकर कर जाएगी लेकिन उसके नतीजे में आपके पास फोटॉन्स नहीं निकलेंगे, ठीक है। इसका ये मतलब है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास फोटॉन है, हेंस ए फोटॉन ऑफ एनर्जी एच न्यू। अब आपके पास जो फोटॉन है जिसकी एनर्जी एच न्यू है, may not
नेसेसरली, ज़रूरी नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है कि ये स्टिमुलेट करे एन अदर फोटॉन, एक और फोटॉन। ऑफ एनर्जी एच न्यू, जिसकी एनर्जी जो है वो एच न्यू के बराबर हो। ज़रूरी नहीं है कि उसको स्टिमुलेट करें। अच्छा, एच न्यू एंड न्यू प्लस डी। अब हम यहाँ पर ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो रेडिएशन डेंसिटी है, ठीक है, रो न्यू डी ऑफ न्यू, जो कि इंसिडेंट हो रही है कि कलेक्शन ऑफ एटम्स के ऊपर, उसकी फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो भी रेंज कर रही हैं किसमें, न्यू और, यानी कि न्यू और न्यू प्लस डी न्यू के दरमियान। वो सारी फ्रिक्वेंसीज जो कलेक्शन ऑफ एटम्स के ऊपर गिर रही हैं वो फ्रिक्वेंसी किस रेंज में है, न्यू से लेकर न्यू प्लस डी न्यू की रेंज में, यानी कि हर किस्म की फ्रिक्वेंसी हैं। तो वी अज्यूम दैट radiation density rho of nu d nu incident on the collection of atoms, जो आपके पास कलेक्शन है एटम्स की, हैज़ फ्रीक्वेंसीज बिटवीन न्यू एंड डी। इसके अंदर जो है वो फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो होंगी। अब जो हमारे पास N2 और N1 एटम्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, फर्दर आउट ऑफ द टोटल N1 एंड N2, ये पॉपुलेशंस हैं एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि नंबर ऑफ एटम्स लेवल 1 में या लेवल 2 में पर यूनिट वॉल्यूम। तो ओनली N1G of nu and N2G of nu atoms per unit volume are capable ये केपेबल है, यानी कि सिर्फ ये वाले, कौन से, N1G ऑफ न्यू और N2G ऑफ न्यू, सिर्फ ये वाली जो डेंसिटी के एटम्स हैं या फ्रिक्वेंसी के एटम्स हैं ये केपेबल हैं ऑफ इंटरेक्टिंग विद रेडिएशन के साथ ऑफ फ्रिक्वेंसीज
lies between mu and mu plus being A। अब आपके पास टोटल कितने एटम्स हैं? N1 और N2 ही है ना, ये पॉपुलेशन ऑफ है। तो इनमें से कौन से इंटरेक्ट करेंगे? इनमें से सिर्फ ये वाले जिनकी फ्रीक्वेंसीज न्यू नॉट के अबाउट सेंटर्ड हैं, सिर्फ वो वाले केपेबल होंगे इंटरेक्ट करने के विद रेडिएशन। इसके अलावा बाकी जो है वो केपेबल नहीं है टू इंटरेक्ट विद रेडिएशन। यानी कि आपका ये जो ग्राफ है, इस बैंड विड्थ के अंदर ये न्यू से डी न्यू तक जा रही है, इसके अंदर जितने मौजूद हैं, ये जिस जो कि लाइन शेप फंक्शन को डिस्क्राइब करिए, वो केपेबल होंगे इंटरेक्ट करने के, उसके अलावा बाकी करने के केपेबल नहीं है। ठीक है, ये बात यहाँ से हमें जो है वो क्लियर हो रही है। अच्छा जी, अब आप जो है देखें कि हमारे पास एक इक्वेशन है, ये जो हमने कल एक देखी थी कि according to the equation of gain coefficient, इस इक्वेशन के मुताबिक गैमा n2 माइनस n1 B12 h न्यू ओवर न्यू, ये कंडीशन होती है हमारे पास किसकी? लाइट एम्प्लीफिकेशन की। ठीक है, ये इक्वेशन जो है, इसके अंदर अगर मैं ये जो भी पीछे मैंने आइडियाज डिस्कस किए हैं, इनको इनकोऑपरेट कर दूं, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर, तो इनको इनकोऑपरेट करूंगा इसके अंदर, इसको आप क्या लें, इक्वेशन कोई एक है लें, यूज प्रीवियस आइडियाज इन इक्वेशन ए। इस इक्वेशन ए के अंदर आइडियाज जो हैं उनको यूज करें, तो गैमा n2 माइनस n1 B12 h न्यू नॉट ओवर न्यू g ऑफ न्यू के बराबर जो है ये आ जाएगा। इसमें अगर आप B21 की वैल्यू जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर दें, जो हमने निकाली थी लास्ट टाइम, तो B21 की अगर वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी, पुट वैल्यू ऑफ B12, तो B12 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगी इक्वेशन गैमा n2 माइनस n1 न्यू स्क्वायर g ऑफ न्यू डिवाइडेड बाई 8 पाई न्यू स्क्वायर टा ऑफ sp। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। इसको मैं कह देता हूं कि ये कोई इक्वेशन, तो ये आपके पास गेन कोएफिशिएंट निकला है।
ठीक है जी। तो ये हमने अब जो है वो लाइन शेप फंक्शन को डिस्कस कर लिया है। तो बेसिकली इस सारी डिस्कशन की समरी ये है कि लाइन शेप फंक्शन ये बताता है कि कौन से एटम्स रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करेंगे और उनके नतीजे में कौन सी ट्रांजिशन जो हैं वो पॉसिबल होंगी और कौन सी ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको लाइन शेप फंक्शन से ये पता चल जाता है कि हमने किस फ्रिक्वेंसी की लाइट को, सवाल पैदा होता है ना कि भाई किससे लेजिंग स्टार्ट करें, कैसे लेजिंग जो है वो स्टार्ट होगी। तो इस लाइन शेप फंक्शन को कैलकुलेट करके हमें ये पता चलता है कि हमें कौन सी फ्रिक्वेंसीज की रेडिएशंस चाहिए कि जो लेजिंग को स्टार्ट कर सके। ठीक है, ये सारा पूरा इसका ये समरी है। इस गेन कोएफिशिएंट को आप कैलकुलेट कर लेते हैं। गेन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट कैसे करेंगे, जाहिर बात है उसमें इसको कैलकुलेट करेंगे पहले, ये वैल्यूज पुट करेंगे इनके अंदर। तो आपके पास गैमा, गेन कोएफिशिएंट का मतलब है कि अब गेन आपको मिल रहा है, गेन के नतीजे में ट्रांजिशंस पॉसिबल है और उसके नतीजे में फोटॉन्स जो हैं वो एमिट होंगे, यानी कि लेजिंग जो है वो स्टार्ट होगी। ठीक है जी। तो ये लाइन शेप फंक्शन है।